पल्त्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चंपावत में सरस कारबेट महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। शीतकालीन पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। विकासनगर में खाटू श्याम धाम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। सीएम धामी ने महोत्सव में की शिरकत। पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को दी बधाई। हरिद्वार में जिला और सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। आभा आईडी प्रणाली से मरीजों को मिली राहत। डिजिटल इंडिया से हो रहा है ऑनलाइन पंजीकरण। आभा आईडी प्रणाली से समय की बचत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रबन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक 5,20,000 से अधिक लोगों ने विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाया। शिविरों में ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान कर लोगों को त्वरित राहत प्रदान की जा रही है। पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही प्रमाण पत्र, पंजीकरण और योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है। आज निश्चित रूप से जसपुर क्षेत्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कारबेट के जो पूरे दुनिया में मान्यता है, उसमें आज यहाँ फाटो जोन का भी नाम जोड़ने जा रहा है। और निश्चित रूप से इसमें सफारी प्रारंभ होने के बाद यहाँ एक और लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो सफारी ड्राइवर के माध्यम से हो, सफारी गाड़ी के माध्यम से हो, गाइड के माध्यम से हो, या अन्य तरीकों से जहाँ एक उनको रोजगार मिलेगा। वहाँ जसपुर का नाम भी मैं समझता हूँ ये इको टूरिज्म के नक्शे में स्थापित होगा, और इससे यहाँ पर भविष्य और संभावनाएं बनेगी, क्योंकि आज जिस तरह यहाँ पर रिवर जो सफारी और इसके साथ बर्ड ट्रेन का भी परीक्षण कराने के बाद इस पर भी आगे काम करेंगे। आपको जानकर ये खुशी होगी कि पूर्व में एनिमल सफारी फाटो रेंज धाम क्षेत्र में बनाने के लिए मेरे द्वारा लगातार पिछले 7 साल से प्रयास हो रहा था। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर और माननीय सांसद जी और मेरे प्रयासों से एनिमल सफारी की सैद्धांतिक स्वीकृति जू अथॉरिटी भारत सरकार द्वारा दे दी गई थी। लेकिन वहां पर एनिमल सफारी को जसपुर की तरफ से, पतरामपुर की तरफ से खोलने के लिए बार बार प्रयास करने पर नहीं हो रहा था। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब निर्देश दिए, तो उस कार्य को करने के लिए आज माननीय वन मंत्री जी ने एनिमल सफारी का पतरामपुर रेंज से रास्ते को खोलकर हम सब के लिए सौगात प्रदान की है। चंपावत की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक लोक कला और पर्यटन की असीम संभावनाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए चंपावत सरस कारबेट महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। सीएम धामी ने अपने वर्चुअल संबोधन के दौरान कहा कि महोत्सव के अंतर्गत पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, हॉट एयर बलून, रिवर राफ्टिंग, पैरा मॉनिटरिंग, पक्षी अवलोकन और ट्रैकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के माध्यम से चंपावत को राष्ट्रीय स्तर पर साहसिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इन प्रयासों से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन विकसित होंगे। जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाते हुए यहाँ पे पर्यटन आजीविका और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार महोदय का निर्देश प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ 18 से 24 तक ये कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया है। इसमें हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, इन महिलाओं को स्वरोजगार की आजीविका कार्य करेंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त जो हमारा एडवेंचर स्पोर्ट है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है और हम लोग इसको पूरे जनपद में सादा मैया की सादा मैया।
उत्तराखंड में जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। नैनीताल और उत्तरकाशी के बाद अब देहरादून और हरिद्वार की जिला अदालतों को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें, देहरादून जिला न्यायालय को तीसरे दिन भी धमकी भरा मेल मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही एसपी सिटी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मामले में एसएसपी प्रवेंद्र ढोबाल ने बताया कि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और सूचना फर्जी पाई गई है। उन्होंने कहा है कि धमकी भरा मेल किस स्थान से भेजा गया, इसकी जांच की जा रही है। संबंधित आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है और जल्द ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या कार्रवाई डिपार्टमेंट की? आज सुबह एक मेल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज कोर्ट में बम होने और उसे बम से उड़ाने की एक सूचना प्रसारित हुई थी। तत्काल एसपी सिटी और उनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम, जिसमें बीडीएस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, हमारा डॉग स्क्वाड और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्यूआरटी टीम्स वगैरह हैं, तत्काल मौके को सील करके उसमें सभी हमारा एक बृहद चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें यह जो सूचना थी इसको फॉल्स पाया गया है। यह सूचना मेल के माध्यम से मिली थी, जो पिछले 2 दिन से लगातार जो नैनीताल उत्तरकाशी के बाद यहां पर हल्द्वानी में पेयजल संकट से राहत के लिए जल संस्थान में नई योजना पर कार्य तेजी कर दिया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में स्वीकृति योजना के तहत 28 MLD क्षमता का नया फिल्टर संयंत्र बनाया जाएगा ताकि शहरवासियों को स्वच्छ और पर्याप्त जल मिल सके। जल संस्था के अधिशासी अभियंता RS लोशाली ने बताया कि 40 से 50 वर्ष पुराने फिल्टर संयंत्रों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा नैनीताल रोड की जर्जर पाइपलाइन भी बदल दी जाएगी। के लिए जो पेयजल निगम की माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 2023 में योजना स्वीकृत हुई थी, इसमें एक नया फिल्टर प्लांट बनना है हमारे 28 MLD का। साथ ही जो पुराने प्लांट्स हमारे यहाँ पर है, जो लगभग 40 से 50 साल पुराने भी हैं, अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनका जीर्णोद्धार भी करवाना है। और साथ ही जो नैनीताल रोड में पाइपलाइन जो है यहाँ पर ले हो रखी है, जो बहुत पुरानी है, उनकी भी आयु पूर्ण हो चुकी है। उसमें भी काफी जो लीकेज से हमारा जो पेयजल का अपव्यय होता रहता है वहाँ पे, तो उनको बदला जाना भी प्रस्तावित है। इसमें भी लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। तो ये पूरी उसमें उम्मीद है कि जो अगली गर्मी आएगी उससे पहले ये कार्य हो जाएगा और शहर में एक अच्छी सुविधा मिलेगी पानी की। खटीमा विकास खंड परिसर की सभी महत्वपूर्ण इमारतों और कार्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में लगभग 1 करोड़ की लागत से भव्य आधुनिक ब्लॉक सभागार, वीडियो कार्यालय, पुस्तकालय, कृषि भवन और बीबी राजीराम जी भवन तैयार किए जा रहे हैं। परिसर में लगी 7 महान विभूतियों की मूर्तियों को वास्तविक आकार में स्थापित किया जाएगा। खाली भूभाग से झाड़ झंकार साफ कर टाइल्स लगाई जा रही है। आमजन की सुविधा के लिए साफ सुथरे शौचालय, बैठने की कुर्सियां और फ्रीजर की व्यवस्था की जा रही है। रविंदर सिंह राणा ने बताया कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश भर में विकास कार्य हो रहे हैं और खटीमा में भी ब्लॉक परिसर का सौंदर्यीकरण और आधुनिक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि देश बदल रहा है और हमारा प्रदेश भी माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है। उसी क्रम में हमारे खटीमा में भी विकासखंड खटीमा की जो यहाँ पे सौंदर्यीकरण कार्य हो रहे हैं, चाहे हमारा ब्लॉक सभागार का हो, चाहे हमारे वीडियो आवास का हो, चाहे हमारे मनरेगा वाली बिल्डिंग है, चाहे यहाँ हमारे पुस्तकालय का भी कार्य तेजी से साथ चल रहा है और हमारे प्रांगण में भी सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। यहाँ आम लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए हमारे इनको स्वच्छ और शुद्ध जल मिले, एक फ्रीजर, ठंडा फ्रीजर हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। हल्द्वानी में स्वर्ण शक्ति संगठन ने 21 फरवरी को यूजीसी बिल के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा की है। इस दौरान संगठन के संयोजक प्रकाश हरबोला ने कहा है कि यह बिल स्वर्ण समाज के हितों के प्रतिकूल है और सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि स्वर्णों की पुकार मत करो अत्याचार के नारे के साथ संगठन ने आंदोलन की शुरुआत की है। 21 फरवरी को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड से एक विशाल रैली जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएगी, जहां केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी बिल को
वापस लेने की मांग की जाएगी। ये छात्रों के बीच में भेदभाव पैदा करने वाला है। जो जैसा कि कोर्ट ने भी कहा कि 75 साल से हम जाति विहीन समाज जो बनाने की योजना कर रहे थे, इसको उल्टी दिशा की ओर ले जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा प्रावधान जो गलत है वो है कि सवर्णों को शिकायत करने का अधिकार नहीं। क्या कहीं सवर्णों की टीचिंग नहीं होती है? हम जीवन में सुने वहां नारे लग रहे हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बांधे समय डीएस को तिलक राज और तलवार इनको मारो चार। ये क्या है? क्या सवर्णों की लालकुआं के बिंदुखता राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की वर्षों पुरानी मांग अब तेज आंदोलन में बदलती नजर आ रही है। इस मौके पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिंदुखता की जनता दशकों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है और अब सरकार को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए तुरंत राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता की आवाज को अनसुना करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा और बिंदुखता की जनता का आक्रोश है और जिसके माध्यम से बिंदुखता वासियों को ठगा जा रहा है और पहले विकास कार्य जो भी हुए हैं ये कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे आंख है, देखो क्यों नहीं हुआ। सड़कें बनी, बिजली बनी, अस्पताल बने, स्कूल बने, सब काम हुए हैं। अब इन्होंने कोई काम नहीं किया, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। अब ये कह रहे हैं हम राजस्व गांव बना देंगे। अरे 5 साल अब याद आ रही राजस्व गांव की। तो इस बात को लेकर के बिंदुखता की महान जनता में बड़ा भारी गुस्सा है, आक्रोश है। वो आक्रोश आज सड़कों पर दिख रहा है आप सबको। हम सब इनके साथ हैं। बिंदुखता संघर्ष समिति द्वारा आज यहाँ तहसील प्रांगण लालकुआं में भारी संख्या में उपस्थित होकर बिंदुखता को राजस्व गांव बनाने विषयक मेमोरेंडम जिला प्रशासन को हस्तगत कराया गया है। ये ज्ञापन राइट फोरम में आज ही भिजवा दिया जाएगा। जहां तक इनकी मांग के बारे में बहुप्रतीक्षित मांग है यहाँ के क्षेत्रवासियों की, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने हल्द्वानी दौरे में भी इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए एजेंसीज को निर्देश दिए गए थे। उत्तराखंड और बिंदुखता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और हर हालत में बिंदुखता को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। बल्कि जितने हमारे टोंगिया, खत्ते, गोठ आदि इस तरीके की वसाहतें हैं उन सबको जो है वो राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। ऐतिहासिक मांग है, ऐतिहासिक मांग है और हमारे राज्य के अस्तित्व के पर्यायवाची है। डबल इंजन की सरकार में पाखंडी पाखंड है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी प्रतीक जैन ने आगामी चारधाम यात्रा के लिए गेस्ट हाउस में बेहतर सुविधाएं देने की बात कही है, जो कि वाकई सराहनीय है। साथ ही एमडी जैन ने कहा है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी गेस्ट हाउस में साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एमडी जीएमवीएन के पद पे पदभार ग्रहण कर लिया है और हमें पता है कि अभी 2 महीने बाद ही हमारी चारधाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है और सब जानते हैं कि जीएमवीएन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है चारधाम यात्रा में। सभी प्राइम जगहों पर जीएमवीएन के कई सारे गेस्ट हाउसेज हैं और ये जीएमवीएन को भी सौभाग्य मिलता है कि चारधाम यात्रियों को, दर्शनार्थियों को उनकी यात्रा को बेहतर बनाने में हमारा अच्छा योगदान रहता है, उनको अच्छा अकोमोडेशन और अच्छा फूड प्रोवाइड करके। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अगले 2 महीने हैं वो यात्रा के हिसाब से अच्छी तैयारी करें। नहीं वीडियो वो थोड़ा विजुअल्स, एंकर विजुअल्स चलते हैं ना।
ऋषिकेश में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बाद तीर्थ नगरियों में श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसके चलते नगर के प्राचीन और पौराणिक चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की ओर से भगवान शिव की भव्य बारात धूमधाम से निकाली गई। तो वहीं इस अवसर पर ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच निकली इस यात्रा में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिस पर जानकारी देते हुए मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ये आयोजन शहर की सुख, समृद्धि और शांति की कामना के लिए हर साल किया जाता है। तो यही यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इस बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि रमजान के साथ ही बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही है। ऐसे में नमाज के दौरान ध्वनि का स्तर कम रखने का और इबादत के समय किसी को असुविधा न हो, इसके लिए वक्फ बोर्ड ने अपील जारी की है कि उन्होंने बताया है कि रमजान के दौरान अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई स्थगित रखने का विषय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा गया है, जिस पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। रोजा सब्र सिखाता है, रोजा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाता है और ये जो रोजा है भूखा प्यासा निर्जला व्रत रखकर मुसलमान ईश्वर से प्रार्थना करता है और अपनी तमाम इंद्रियों पर कंट्रोल करता है कि उसका मन पवित्र हो जाए, उसकी जीवा पवित्र रहे, उसका विचार पवित्र रहे। इस विचार के साथ ये रोजा आता है। माननीय मुख्यमंत्री से जो मैंने आह्वान किया है उसमें कल वार्ता हुई थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जितनी भी अभी कार्यवाही चल रही है उस पर वक्फ बोर्ड भी विराम लगा रहा है और बाकी अधिकारियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देशित किया जाए कि कोई कार्रवाई अब आगे से फिलहाल जो चल रही है। अल्मोड़ा में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विकास भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और अवस्थापना मंद से जुड़े कार्यों का रिपोर्ट कार्ड तलब किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणाओं, कानून व्यवस्था और जिला योजना की प्रगति पर भी अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। लेवल पे जो हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट प्लान का, एक्सटर्नली एडेड का, इन सभी सेक्टर्स की समीक्षा यहाँ पे की गई और इसमें जो व्यय हो रहा है उसकी समीक्षा की गई, टाइमली हो रहा है या नहीं। पुराने प्रोजेक्ट्स जो अटके हैं किसी वजह से, सामंजस्य की कमी से, उनको देखा गया। पार्किंग के बहुत से प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं, उनकी समीक्षा की गई और डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ नवीन पहलें की गई हैं, कुछ इनोवेटिव वर्क हुआ है, उनको भी देखा गया और मैंने पाया कि इसमें काफी अच्छे काम यहाँ पे हो रहे हैं। रंगों के पावन पर्व होली को लेकर राजधानी देहरादून के बाजारों में इस बार हल्बर रंगों की खास रौनक देखने को मिल रही है। विकासखंड सहसपुर और रायपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा प्राकृतिक फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार किए गए ये रंग पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। केमिकल मुक्त ये हर्बल रंग त्वचा के लिए सुरक्षित है और लोगों को स्वस्थ होली मनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला मिशन प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी समूह की महिलाएं बड़े स्तर पर प्राकृतिक रंग तैयार कर रही हैं। और हमारे क्लस्टर का नाम आस्था फेडरेशन क्लस्टर है, जिसमें हम बहुत से रंगों की तैयारी करते हैं होली आने से पहले। जैसे कि ऑर्गेनिक कलर है, जैसे हम फूड और फूलों से ही बनाए जाते हैं और ये सेल करने के लिए हम अपना आउटलेट और ब्लॉक से बाहर अपना स्टॉल लगाते हैं होली से पहले, जिसमें हमारे सारे समूह की महिलाएं बढ़ चढ़ कर सहयोग करती हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का और मोदी जी का, जिन्होंने हमारी महिलाओं को इतने अच्छे अवसर प्रदान किए हैं। जनपद देहरादून के विकासखंड सहसपुर में महिलाएं इसमें हर साल ही होली कलर्स बनाती हैं। ऑर्गेनिक उसमें मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे पालक, चुकंदर, इन सब चीजों को।
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंगनहर किनारे एक बाघ से करीब 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव के पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस पहचान के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं मंगलौर सीओ अभिनय चौधरी ने बताया है कि आसपास के गांव में शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये नहर पटरी के किनारे कस्बा चौकी का क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच में है और उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो रोड पे खड़ी थी। तो सभी पहलुओं को जो है वो जांच की जा रही है और शायद एक दो गांव का पता लगाया कि शायद उस गांव के रहने वाले हो सकते हैं, तो उनके परिवार वालों को बुला के और गांव वालों को बुला के बॉडी की तस्दीक की जा रही है। देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में गुमशुदा युवक दिगंबर धीमान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 11 फरवरी 2026 को शास्त्री नगर निवासी संतराम धीमान ने अपने 28 वर्षीय बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जो 9 फरवरी को कोर्ट में पेश के बाद घर नहीं लौटा था। जांच के दौरान मोबाइल, सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने न्यू पटेल नगर निवासी टैक्सी चालक राजनंदन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब के नशे में हुए विवाद में बेसबॉल बैट से सिर पर 11 फरवरी की सांय को श्री संतराम धीमान जी, जो कि थाना बसना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर धीमान की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया। इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से, संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई। बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने 1400 किलोग्राम चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही इस दौरान पुलिस ने तस्करी के प्रयुक्त 2 वाहनों को भी सीज किया है। तो वहीं बरामद अवैध चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी जा रही है, जिस पर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर कांडा रोड में चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध वाहनों को रोका गया। कल बागेश्वर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1400 ग्राम चरस पकड़ी गई है। उन 2 अभियुक्त के नाम नरेंद्र सिंह कोरंगा है और महेश सिंह मेहता है। दोनों ही कपकोट के रहने वाले हैं। इस संबंध में कोतवाली बागेश्वर में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और आगे की वैधानिक आवश्यक कार्यवाही वो की जा रही है। इनका पुराना इतिहास भी रहा है? अभी तक ऐसा नहीं है, बाकी पूरी जानकारी की जा रही है। दिनेशपुर में एक पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि एक बहू ने मामूली कहासुनी के बाद अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर पति और सास पर हमला करवा दिया। इस हमले में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुख्य आरोपी सुरभि समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले जो माताजी खत्म हुई हैं, स्वर्गवासी हो गई हैं, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और निश्चित ही इनके परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है और इस परिवार के साथ साथ समाज में इस प्रकार की घटनाएं निश्चित ही नई पीढ़ी को भ्रमित करने का काम करती हैं। घरेलू हिंसा होती है, लेकिन घरेलू हिंसाओं में इस प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, सोनू उर्फ प्रसन्नजीत, जहाँ पर आप खड़े हैं, ये इनका घर है। ये सामने इनकी दुकान है। इनका कहना है कि इसका ससुराल काशीपुर में है। इनकी घरवाले के साथ एक बच्चे को लेके इनके शाम के टाइम कहासुनी हो गई थी। तो वो लोग आए थे, मतलब मैं सो रहा था, उसके बाद वो लोग आए, 4-5 लोग अचानक मेरे पे हमला किया है और मम्मी को भी उसमें मतलब वो क्या उनको भी मारा है।
जब मेरे को मार रहे तो मेरे को तो कोई होश नहीं था। मैं सोने ही गया था, मतलब सो के ही 5 मिनट हो रहा था, मैं सो रहा था बस। उसके बाद अचानक से आए मेरे को। बात यह है कि कल जब मेरी जो भाई की जो बेटी है उसको फीवर हुआ तो उसने बोला कि इसको फीवर है। उसने बोला नहीं, इसको फीवर नहीं है। वो डॉक्टर के पास लेकर गया, दवाई भी दिलाई, घर पे आया। वो आने के बाद उसने बोला कि इसका ख्याल रख, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। वो सब्जी लेकर आया तो उसने देखा कि वो बच्ची रो रही है अकेले। उत्तराखंड वन विभाग ने आगामी फायर सीजन को देखते हुए मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखने का काम किया है। बता दें कि पहली बार प्रदेश स्तर पर सभी वन विभाग, राष्ट्रीय उद्यान और 41 स्थानों पर फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को किया गया है। है कि वन क्षेत्रों में अग्नि की घटनाएं जो ग्रीष्मकाल में होती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है वन विभाग के लिए। उसको डील करने के लिए हमारी जो तंत्र है, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस हो, रेस्पॉन्स की सिस्टम हो, उसको जांच परखने के लिए, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध कराने के लिए हमने ये अभ्यास डिवीजन वार हर साल करते हैं। परंतु स्टेट लेवल में पहली बार वन विभाग, वन मुख्यालय स्तर पर इस प्रकार की एक मॉक ड्रिल, फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज आज की गई है। वर्तमान में कुछ वन विभागों में चल रहा है। जैसा भी कि आपको पता है कि वन क्षेत्रों में अग्नि की घटनाएं जो ग्रीष्मकाल में होती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है वन विभाग के लिए। उसको डील करने के लिए हमारी जो तंत्र है, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस हो, रेस्पॉन्स की सिस्टम हो, उसको जांच परखने के लिए, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध कराने के लिए हमने ये अभ्यास डिवीजन वार हर साल करते हैं। परंतु स्टेट लेवल में पहली। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।